हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। चलिए शुरू करते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट अंडर जीएसटी। तो बेटा समझिए टेनेंसी राइट होता क्या है। टेनेंसी राइट सिंपल बेटा क्या होता है, टेनेंट को जो है लैंडलॉर्ड जो है वो हाउस अपना प्रोवाइड कराता है रहने के लिए, तो सिंपल क्या कर दिया उसने टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिया। और बदले में क्या लेता है लैंडलॉर्ड? बदले में लेता है वो प्रीमियम जिसे हम कहते हैं टेनेंसी प्रीमियम। कुछ जगह बेटा ये पगड़ी भी बोला जाता है, कुछ जगह इसे पगड़ी भी बोला जाता है। और जो आपस में इनका एग्रीमेंट बनता है लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का वो कहलाता है टेनेंट एग्रीमेंट। तो बेसिकली लॉ ने बताया बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा आपको याद हो, एनी राइट, लीज, रेंटल, इसे लॉ ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि क्या है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो इस केस में भी ये क्या है, इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन यानी टेनेंसी प्रीमियम स्क्वायरली कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विस लायबल टू जीएसटी। तो सीबीआईसी ने क्लेरिफाई कर दिया सिंपल कि जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं टेनेंसी राइट अगेंस्ट किसके, कंसिडरेशन की, और कंसिडरेशन क्या है, टेनेंसी प्रीमियम। तो ये क्या है, ये बेटा सर्विस में कवर हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब बात करते हैं शेड्यूल 3 की, जिसे नेगेटिव लिस्ट भी बोला जाता है। और नेगेटिव लिस्ट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से जो बताता है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम शेड्यूल 1 पढ़ रहे थे, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो बेटा वो क्या होता है, नेगेटिव लिस्ट में फॉल करता है और उस पे जीएसटी नहीं लगता। जैसे बेटा बात करें कुछ एग्जांपल की, एग्जांपल दी है जैसे अमाउंट रिसीव की एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से प्री मैच्योर टर्मिनेशन पर, यानी एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, प्री मैच्योर टर्मिनेट कर रहा है अपने एम्प्लॉय को और बदले में उसे क्या दे रहा है, कंपनसेशन। तो ये जो कंपनसेशन मिली बेटा ये ट्रीट होगी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइड करा रहा है कोई कैजुअल वर्कर अपने एम्प्लॉयर को, तो ये भी बेटा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाता है, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। कैजुअल वर्कर एम्प्लॉय किए गए हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर ने, किस पर्पस के लिए, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ये भी क्या ट्रीट होंगे बेटा, ये भी सर्विसेज ट्रीट होंगी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन पर भी जीएसटी नहीं लगता। तो ध्यान दे बेटा कौन सी सर्विसेज पर जीएसटी लगता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में, दो सर्विसेज विच आर आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे एक एग्जांपल ले इसका, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, तो बेटा ये क्या है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर यहां पर सर्विस प्रोवाइड हो रही है। यहां पर ये क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय रिलेशनशिप यहां पर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल सर्विस प्रोवाइड करा रही है तो बेटा वो क्या है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता, वो भी नेगेटिव लिस्ट में है। एक्सप्लेनेशन में कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज। तो ए पॉइंट में क्या बोलते हैं बेटा, ए पॉइंट में वो बोलते हैं कि जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, काउंसलर है, एमपी है, एमएलए हैं, जितने भी लोग हैं ये जो फंक्शंस अपने परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या है बेटा, इन पे जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। देखिए अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, कौन सी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, जो उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसे मिली है, एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। ठीक है, देखिए जैसे इसका एग्जांपल ले कि ड्यूटी अगर परफॉर्म करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या हमारे प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर है लोकसभा के या सीएजी हैं या चेयरमैन है यूपीएससी के, ये लोग अपनी कैपेसिटी में जितनी भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं बेटा, तो इन पर जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन or a member or a director in a body established by central government or state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause। देखिए अब ड्यूटी कौन परफॉर्म कर रहा है, ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है कोई पर्सन, क्या बन के, या तो चेयरपर्सन है या मेंबर है या डायरेक्टर है, इन अ बॉडी जिसे एस्टेब्लिश किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटीज ने उसे एस्टेब्लिश किया है। और वो पर्सन क्या है, वो पर्सन एम्प्लॉय नहीं है, डीम टू बी एन एम्प्लॉय नहीं है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लोज, यानी इस क्लोज के शुरू होने से पहले वो एम्प्लॉय ना माना जाता हो। ठीक है,
तो उस केस में भी वो जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है बेटा वो पर्सन, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज। देखिए ये जो है, ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये अंत्येष्टि वाली सर्विसेज हैं, अंतिम संस्कार की सर्विसेज है। फ्यूनरल की सर्विस कोई प्रोवाइड करा रहा है, या ब्यूरियल की, या दफनाया जा रहा है किसी को, या क्रेमेटोरियम हो रहा है, या मॉर्चरी की सर्विस कोई दे रहा है, या किसी मृत व्यक्ति को ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, उसका उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है, तो उस केस में बेटा जितनी भी ये सर्विसेज हैं वो जीएसटी के रियाम में नहीं आती, उन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। सेल ऑफ लैंड, देखिए सेल ऑफ लैंड, अगर लैंड की सेल हो रही है उस पे जीएसटी नहीं लगता। एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ द शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि हमने बात की थी कि जब कंसिडरेशन रिसीव हो रही है, कब रिसीव हो रही है बेटा, सीओसी मिलने से पहले, तो उस केस में उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। और जैसे सीओसी मिला और उसके बाद कंसिडरेशन मिल रही है तो बेटा वो क्या हो जाएगी, वो इस कैटेगरी में फॉल हो जाएगी, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, सेल ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, यानी लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग पर जीएसटी लगेगा। बट इन्हें छोड़ के जो एक्शनेबल क्लेम बचे, कैसे क्लेम बचे, जैसे रेंट का कोई क्लेम है, इंश्योरेंस का कोई क्लेम है, तो उनकी बात कर रहा है, उन्हें क्या कर दिया गया है, जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो ये था बेटा हमारा शेड्यूल 3। अब बात करते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी की। जो हमने पढ़ा था वो उसमें बताया गया था कि एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट है वो नोटिफाई कर देगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो पहली वो बोलते हैं बेटा इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, जहां पर इंटर स्टेट मूवमेंट्स हो रही है डिफरेंट कन्वेंस की, तो वो क्या हो जाएगी, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहली बात वो कर रहे हैं कि इंटर स्टेट मूवमेंट है, वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, जो डिस्टिंक्ट पर्सन है उनके बीच में हो रही है इंटर स्टेट मूवमेंट। ध्यान देना बेटा, जैसे किस कन्वेंस की हो रही है, जैसे ट्रेन है, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, टैंकर्स हैं, ट्रेलर है, वेसल है, कंटेनर है, एयरक्राफ्ट है। ए कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और बोथ, और फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, किस पर्पस के लिए हो रही है बेटा, कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और बोथ, या रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए वो जा रहे हैं, इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन क्या बोलती है, एक्सेप्ट इन केस वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम कन्वेंस, यानी अगर कन्वेंस की फिर मूवमेंट हो रही है फर्दर सप्लाई के लिए तो उस केस में जीएसटी बेटा लग जाएगा। नेक्स्ट एक बात और नोटिफिकेशन बोलती है कि जो अबव एक्टिविटीज है उस केस में एप्लीकेबल आईजीएसटी वो नहीं लगेगा, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस के केस में बेटा जो एप्लीकेबल सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी है वो लग जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ऐसे ही केस आता है इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स, जैसे क्रेन वगैरह होती है। उस केस में भी फर्स्ट जो हमने पढ़ा उसके प्रोविजन मुटाटिस मुटेंडिस अप्लाई हो जाएंगे सेकंड वाले पे। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा सेक्शन 7 सबसेक्शन 2B। गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की थी 2 एक्टिविटीज, वो भी हमने कवर कर ली। अब लास्ट हमारा प्रोविजन बचता है वो है मिक्स्ड सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई। तो समझिए बेटा मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई होता क्या है, सिंपल। सेक्शन 8 डिफाइन करता है मिक्स्ड एंड कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई को बताता है a composite supply comprising 2 or more supplies, one of which is principal supply, shall be treated as supply of such principal supply। देखिए composite supply में क्या है, 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई हैं जिसमें से एक सप्लाई क्या होगी, प्रिंसिपल सप्लाई होगी। कॉम्पोजिट सप्लाई को ट्रीट क्या किया जाएगा, एज ए सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। ये ट्रीट किया जाएगा कि जो सप्लाई हो रही है वो किसकी हो रही है, प्रिंसिपल सप्लाई की हो रही है। बात करते हैं बेटा एक एग्जाम्पल की। एक पर्सन है मिस्टर ए, वो स्टे करते हैं होटल में एक रात के लिए। ठीक है, अब होटल में उन्हें देखिए मिलता क्या क्या है, उन्हें ब्रेकफास्ट भी मिलता है, लंच भी मिलता है और डिनर भी मिलता है। तो अब इस केस में देखिए जो असेसी था उसे कौन सी सर्विस चाहिए थी, उसे अकोमोडेशन की सर्विस चाहिए थी। होटल जो आता है आप यूजुअली किस लिए आता है, अकोमोडेशन के लिए आता है। और जो ये साथ में डिनर मिल रहा है या लंच मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, ये क्या है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एंसिलरी है। जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो कौन सी है, अकोमोडेशन की। और जो फूड वगैरह जो मिल रहा है उसे वो एंसिलरी सर्विस है। तो इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या मानेंगे हम, प्रिंसिपल सप्लाई हम मानेंगे अकोमोडेशन की। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा कॉम्पोजिट सप्लाई। नेक्स्ट मिक्स्ड सप्लाई।
A mixed supply comprising of two or more supply shall be treated as supply of that particular supply that attracts highest rate of tax. देखिए अब बात क्या करते हैं, वो जो मिक्स्ड सप्लाई है उसमें क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा सप्लाई वहां पर भी है, बट ट्रीट क्या किया जाएगा, वो सप्लाई ट्रीट की जाए जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स हो. चलिए अब एनालिसिस पढ़ लेते हैं फटाफट से. कॉम्पोजिट सप्लाई मींस, कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब है सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट. किसके द्वारा दी जाती है, टैक्सेबल पर्सन के. comprises the two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof. सप्लाई हो सकती है गुड्स की या सर्विसेज की, या सर्विस की, या गुड्स की, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज होंगी. आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाईज इन कंजंक्शन विद ईच अदर. नेचुरली बंडल्ड होंगी और एक साथ कंजंक्शन होंगी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी नॉर्मली ये होता है. वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होगी. जैसे एग्जाम्पल ले बेटा, इस केस में आइए, पोशाक मैन्युफैक्चर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद चीकू लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट पैक्ड इन अ डिजाइनर बॉक्स एट चीकू लिमिटेड्स आउटलेट. देखिए पोशाक मैन्युफैक्चरर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं चीकू लिमिटेड के साथ कि वो चीकू लिमिटेड क्या करे, उनकी जो शर्ट्स हैं, पोशाक लिमिटेड ने जो शर्ट्स बनाई है उन्हें एक डिजाइनर बॉक्स में पैक करें. फर्दर पोशाक मैन्युफैक्चरर वुड आल्सो गेट देम इंश्योर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट. अब आगे पोशाक लिमिटेड क्या चाहते हैं कि जो उनकी शर्ट्स हैं, रेडीमेड शर्ट्स हैं, वो क्या हो, रास्ते के लिए इंश्योरेंस भी उनका हो जाए कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इंश्योरेंस से वो कोप अप कर ले. In this case, supply of goods, packing material, transport and insurance is a composite supply wherein supply of goods is principal supply. देखिए बेटा, अब ये जो हो रहा है गुड्स की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस, ये क्या है बेटा, कंपोजिट सप्लाई है. तो इस केस में बेटा कितनी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी है, पैकिंग भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, इंश्योरेंस भी है. तो ये जितनी भी सप्लाईज हैं बेटा क्या है, ये कंपोजिट सप्लाई है. लेकिन इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल सप्लाई है. समझ आ गया, ठीक है. नेक्स्ट आगे लॉ बताता है कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, हम बोलते हैं कि नेचुरल बंडल्ड होनी चाहिए. तो नेचुरल बंडल्ड का मतलब क्या है, तो लॉ ने बेटा नेचुरल बंडल को कहीं डिफाइन नहीं किया, बट कुछ इंडिकेटर्स बताए हैं कि ये इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम तय कर सकते हैं कि ये नेचुरल बंडल्ड है या नहीं है. बेसिकली ये केस टू केस वेरी करते हैं बेटा. पहले वो बात करता है परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर और द सर्विस रेसिपिएंट. जो सर्विस रेसिपिएंट है या कंज्यूमर है, उनकी परसेप्शन क्या है, क्या धारणा है उनकी, जो वो रिसीव करते हैं वो पैकेज, यूजुअली वो ऐसे ही रिसीव करते हैं, सभी कंज्यूमर ऐसे ही रिसीव करते हैं, या कुछ कंज्यूमर अलग तरीके से करते हैं. If a large number of service recipient of such bundle of service reasonably expects such services to be provided as package, then such a package could be treated as naturally bundled. देखिए फर्स्ट वाले पॉइंट में वो क्या बता रहे हैं कि अगर लार्ज नंबर है रेसिपिएंट का उस पैकेज को ऐसे ही रिसीव करने का बंडल्ड वे में, तो ये माना जा सकता है कि वो जो बंडल बनाया गया वो नेचुरल बंडल है. Majority of service provider in a particular area of business provide similar bundle of service. Majority जो service provider है वो इसी तरह प्रोवाइड कराते हैं. जैसे हमने बात होटल के में लंच भी, ब्रेकफास्ट, डिनर सब मिलता है, तो बेटा मेजॉरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स वो ऐसे ही प्रोवाइड कराते हैं होटल के केस में. तो लॉ बोलता है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर ऐसे ही प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसे नेचुरल हम मान सकते हैं. नेचर ऑफ द वेरियस सर्विसेज इन ए बंडल ऑफ सर्विस. जो नेचर है अलग अलग सर्विस का वो भी हेल्प कर सकता है कि ये बंडल जो बना है वो नेचुरल बंडल है या अननेचुरल बंडल है. अगर उन सर्विस का नेचर ऐसा है कि जो मेन सर्विस है उसके साथ अदर सर्विसेज क्या हो जाती है, एंसेलरी हो जाती है, इंसिडेंटल हो जाती है, तो ये भी नेचुरल सर्विस हो जाती है बेटा. फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ स्टे इन होटल, जैसे कि हम बात कर रहे थे. अदर इलस्ट्रेटिव इंडिकेटर्स, इन इंडिकेटर्स के अलावा अदर इंडिकेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा. Elements are normally advertised as package. Different elements are not available separately. Separately available नहीं हो पाते elements, इस वजह से वो बंडल नहीं मिलते हैं, वो अलग अलग नहीं हो पाते. Different elements are integral to one overall supply. जो different elements है वो integral है एक दूसरे के, तो उस केस में अगर एक एलिमेंट को हटाते हैं तो पूरी ही जो सर्विस है उसका नेचर ही बदल जाता है. तो उस केस में ये बात करता है, ये सारे इंडिकेटर्स वो बताता है कि इस केस में जो है आप चेक कर सकते हो वो नेचुरली बंडल्ड है या अननेचुरल बंडल्ड है. ठीक है बेटा. देखिए इसमें कोई स्ट्रेट फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता. ठीक है बेटा. नेक्स्ट कुछ
सर्कुलर आए हुए हैं बेटा, सर्कुलर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, सर्विसिंग ऑफ कार्स इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स, स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस लेबर वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर शोन सेपरेटली। तो इस केस में क्या माना जाएगा, ये कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, क्या है ये? तो लॉ ने बताया सिंपल कि जहां पर सर्विस हो रही है कार की और गुड्स के लिए अलग, गुड्स के लिए जो चार्ज किया गया वो अलग मेंशन है, सर्विस के लिए जो चार्ज किया गया वो अलग मेंशन है, इनवॉइस में सेपरेटली दिखाया हुआ है। तो उस केस में रेट जो है गुड्स के लिए अलग लगेंगे और सर्विस के लिए अलग लगेंगे। सीबीआईसी ने बेटा ये क्लेरिफिकेशन दे दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स, पम्फलेट्स, ब्रोशर्स, एनवेलप्स, एनुअल रिपोर्ट्स, लीफलेट्स, कार्टन्स, बॉक्सेस एटसेट्रा प्रिंटेड विद डिजाइन, लोगो, नेम, एड्रेसेस और अदर कंटेंट सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच प्रिंटेड गुड्स। अब देखिए बात क्या हो रही है, अब सप्लाई हो रही है किस चीज की? प्रिंटेड बुक्स की या पैम्फलेट की या ब्रोशर की, एनवेलप की, एनुअल रिपोर्ट की या लीफलेट या कार्टन बॉक्सेस एटसेट्रा, कुछ भी जो डिजाइन के साथ प्रिंटेड हो या लोगो के साथ या नेम एड्रेस के साथ या अदर कंटेंट्स जो प्रोवाइड किसने किया है? रेसिपिएंट ने प्रोवाइड कराया, ठीक है बेटा। तो उस केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी, लॉ क्या बोलता है? इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट्स एंड द लाइक, वेयर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर। कंटेंट कौन सप्लाई कर रहा है बेटा? पब्लिशर। और द पर्सन हु ओन्स द यूजर्स राइट टू द इंटेंजिबल इनपुट्स, while the physical inputs including paper used for printing belong to the printer. Supply of printing is the principal supply and therefore such supply would constitute supply of services. Simple समझ आया बेटा किस बारे में बात कर रहे हैं? ये बात करते हैं कि जहाँ पे बुक्स वगैरह प्रिंट हो रही है, पैम्पलेट प्रिंट हो रहे हैं, ब्रोशर हो रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट्स या उनसे मिलते जुलते चीजें प्रिंट हो रही है और जो कंटेंट है वो रेसिपिएंट ने प्रोवाइड कराया है, तो उस केस में लॉ बोलता है क्या है? ये सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उस केस में लॉ बोलता है कि ये प्रिंसिपल सप्लाई क्या मानी जाएगी? सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, न कि सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट केस, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवेलप्स, letter cards, printed boxes, tissues, napkins, wallpaper etc. by the printer using its physical inputs including paper to print the design, logo etc. supplied by the recipient of goods. Predominant supply is supply of goods and the supply of printing of content is ancillary to the supply of goods and therefore such supply constitutes supply of goods. अब दूसरे केस की बात करता है बेटा, वो क्या बात कर रहा है कि जहां पे सप्लाई हो रही है किस चीज की? प्रिंटेड एनवेलप्स की, लेटर कार्ड्स की, प्रिंटिंग बॉक्सेस, टिश्यू, नैपकिन, वॉलपेपर एटसेट्रा की। तो उस केस में यहां पर लॉ क्या बोलता है? ये क्या हो रहा है? ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है और जो प्रिंटिंग है वो सिंपल क्या है? एंसिलरी है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। तो बेटा बात करते हैं ये उन केसेस की जहां पर जो असेसी है उसने ऑटोमोबाइल कंपनी से सिर्फ चेसिस परचेज किया है और वो बाहर से क्या करवा रहा है? उसकी बॉडी बनवा रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये प्रिंसिपल सप्लाई क्या मानी जाएगी? सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी? तो इस केस में सीबीआईसी ने सर्कुलर निकाल के बताया कि ये केस टू केस वेरी करेगा, जो केस के फैक्ट होंगे उसके बेसिस पे ही ये चेक किया जा सकता है। रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, जहां पे बेटा प्रोसेस हो रही है रीट्रेडिंग की, तो बेसिकली ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। दूसरी केस की बात करता है जहां पर रीट्रेडेड टायर्स की सप्लाई कर दी जाती है, ऑल टायर्स बिलोंग टू द सप्लायर ऑफ रीट्रेडेड टायर्स, तो वो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये केसेस था हमारा। अभी तक हमने जो है कंपोजिट सप्लाई को कर लिया, अब बात करते हैं बेटा मिक्स्ड सप्लाई की, ठीक है। चलिए आइए, मिक्स सप्लाई क्या होती है? मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन। यहां पर भी एक टैक्सेबल पर्सन प्रोवाइड कराता है दो या दो से ज्यादा सप्लाईज, गुड्स की या सर्विसेज की या किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकती है, गुड्स गुड्स या सर्विस सर्विस, ठीक है। फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, एक सिंगल प्राइस के लिए, और वो सप्लाई कौन सी है? कंपोजिट सप्लाई नहीं। इंडिविजुअल सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। जो इंडिविजुअल सप्लाईज होंगी वो नेचुरली बंडल नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के। नेक्स्ट, हाउ टू डिटरमाइन इफ पर्टिकुलर सप्लाईज मिक्स सप्लाई, एक सप्लाई मिक्स सप्लाई है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो लॉ ने बोला
अ सप्लाई कैन बी अ मिक्स सप्लाई ओनली इफ इट इज नॉट ए कंपोजिट सप्लाई। एक सप्लाई मिक्स सप्लाई तभी होगी जब ये कंपोजिट सप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सप्लाई है वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है। नेचुरली बंडल्ड हम कैसे चेक करेंगे? जो इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए थे। अगर वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो बेटा वो क्या हो गया? कंपोजिट सप्लाई नहीं हुई, वो मिक्स सप्लाई हो गई। ठीक है, जैसे बात करें एक एग्जांपल की, अ सप्लाई ऑफ ए पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ केन फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, एरिएटेड ड्रिंक एंड फ्रूट जूसेस व्हेन सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस इज ए मिक्स सप्लाई। ईच ऑफ दीज आइटम कैन बी सप्लाइड सेपरेटली। जहां पर एक पैकेज बनाया गया है सप्लायर के थ्रू जिसमें केन फूड्स है, स्वीट्स है, चॉकलेट्स है, केक्स है, ड्राई फ्रूट्स है, एरिएटेड ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस है, तो उस केस में लॉ बोलता है कि ये जितने भी सप्लाईज हैं अलग अलग प्रोवाइड कराई जा सकती है, कराई भी जाती है। तो इस केस में ये क्या है? ये मिक्स सप्लाई है, एक दूसरे पे ये डिपेंड नहीं है। अ शॉपकीपर सेलिंग स्टोरेज वाटर बॉटल्स अलोंग विद रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर बेचता है एक शॉपकीपर, उसके साथ साथ क्या बेच देता है? जो वाटर बॉटल होती है, स्टोरेज वाटर बॉटल्स भी वो उसके साथ सेल कर रहा है। तो इस केस में बेटा ये क्या है? मिक्स सप्लाई है। यूजुअली नेचुरली बंडल नहीं है। रेफ्रिजरेटर के साथ स्टोरेज वाटर बॉटल्स नहीं सेल की जाती, तो ये क्या है? मिक्स सप्लाई। ठीक है बेटा, तो बेटा यहां पे हमारा सप्लाई जो चैप्टर है वो खत्म होता है। जितने भी कंसेप्ट है हमने सप्लाई के कवर कर लिए अच्छे से। अब आप क्या करें? इस टॉपिक को रिवाइज कर लें और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें करिए। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आप करिए इसे रिवाइज। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।